Very good morning to all of you. Welcome back to our channel EduLabvir. बेटा जैसे आप लोगों के यूपीएससी के पेपर 2 दिन के बाद होने वाले हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं कि मैं थोड़े से फिजिक्स में बेसिक्स फॉर्मूलेस बताऊं, जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ताकि आप लोग उसको क्विक रिवीजन में कर सकें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग मैकेनिक्स के जो फॉर्मूलेस हैं, जिसपे बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जिसको हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आज हम लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करूं, स्ट्रेट लाइन मोशन में कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेट लाइन मोशन बेटा बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वेयर dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, वेयर dx रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर उसी तरीके से मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिमिलरली अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें, तो बेटा अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx ओवर dt, वेयर dx रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्टेंस। याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूं, बेटा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिसको आपको याद में रखना है। ठीक है, इस पे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को अप्लाई करते समय। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करूं, तो एक्सीलरेशन भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो एक्सीलरेशन भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बेटा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन A instantaneous is equal to dv upon dt, where dv is the small change in velocity. In similar manner, average acceleration is equal to net change in velocity divided by time. Net change in velocity divided by time gives average acceleration. ठीक है, अब हम लोग कुछ ग्राफिकल एनालिसिस पे आते हैं। ग्राफिकल पोर्शन पे ग्राफ्स में ध्यान रखिए, अगर मैं xt ग्राफ ड्रॉ करूं, xt ग्राफ का मतलब क्या हुआ, पोजीशन टाइम के बीच में अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारे पास देखिए तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन आपके वैलिड कब होते हैं बेटा, ये तीनों इक्वेशन आपके कब वैलिड होते हैं, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी हमारी ये तीनों इक्वेशन आपके वैलिड है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर यहाँ पे मैं s और t के बीच में रिलेशनशिप देखूं तो ये कैसा है आपका पैराबोलिक रिलेशन, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, यहाँ पे आपका ये अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये बेटा कौन डिसाइड कर रहा है, एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और अपवर्ड पैराबोला कब होगा, जब एक्सीलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। इसलिए अगर मैं xt ग्राफ में ध्यान से देखूं तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला आएगा। अपवर्ड पैराबोला कब आएगा, व्हेन एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। और बेटा डाउनवर्ड पैराबोला कब आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब आएगा, जब एक्सीलरेशन क्या हो, लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव। बेटा क्लियर है यहां तक। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग v की बात करें, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अगर v और t के बीच में मैं रिलेशन देखूं तो v और t के बीच में बेटा रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन का।
तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन अगर आपका पॉजिटिव है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो v और t के बीच में बेटा कैसा ग्राफ बनेगा? पॉजिटिव स्लोप। ये मतलब कि एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। v और t के बीच में नेगेटिव स्लोप कब बनेगा? जब बॉडी क्या कर रही होगी? रिटार्ड कर रही होगी। तो इसका मतलब a क्या है? लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, मतलब कि बॉडी क्या कर रही है बेटा? रिटार्ड कर रही है। अब हम लोग जब मोशन द ग्रेविटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, इसी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है मोशन द ग्रेविटी में, तो ग्राफ एनालिसिस में एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज तो आपको पता चल गई कि हाँ एक्सीलरेशन पे ग्राफ आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर xt ग्राफ है बेटा, अगर xt रिलेशन दिया हुआ है तो xt रिलेशन में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट दैट मींस स्लोप। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, स्लोप करूं, स्लोप का मतलब बेटा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बेटा आपको क्या देगा? इट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप बेटा आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे vt ग्राफ के बारे में बात करें, vt ग्राफ में अगर मैं स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, ये बेटा क्या देगा आपको? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। स्लोप इन dt ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बेटा आपको क्या देने वाला है? एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व आपको देगा एरिया अंडर द कर्व देगा आपको चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया बेटा? चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट में एटी ग्राफ, अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ स्लोप बेटा, अगर स्लोप की बात करूं, स्लोप इज इक्वल टू डीए अपॉन dt। डीए अपॉन dt कुछ नहीं होता, डीए अपॉन dt सिंपल आपको डिफाइन करता है जर्क, कि जर्क कितना लग रहा है। अगर उसी तरीके से यहाँ पे मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, एरिया का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन a dt। इंटीग्रेशन बेटा क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीन बेसिक चीजों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब मोशन द ग्रेविटी की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मोशन द ग्रेविटी, मोशन द ग्रेविटी में जब आपको पढ़ाया था तो एक पॉइंट मैंने बोला था कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये क्या है? सभी आपके वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हमें रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मोशन द ग्रेविटी में, मोशन द ग्रेविटी में जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रेफरेंस हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या है, और रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है कि रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर अपवर्ड डायरेक्शन है, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। अब हम लोग बेटा रेफरेंस कैसे डिसाइड करते हैं? रेफरेंस डिसाइड करने का आपको तरीका मैंने बताया था, पॉइंट फ्रॉम विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। जिस पॉइंट से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है उसी पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट।
जिस पॉइंट से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है उसी पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये बेसिक चीज है, इसको बेटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे बेस हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोशन इन अ टू प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन कह लीजिए या मोशन इन ए प्लेन के बारे में बात कर लीजिए। तो मोशन इन ए प्लेन में आपके बेसिकली दो पार्ट आते हैं। एक पहला पार्ट आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आता है आपका सर्कुलर मोशन। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को आपने क्या किया, किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अगर मैं थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये कैसा पाथ लेगा आपका, पैराबोलिक पाथ। इसे यहाँ पे ध्यान में रखें, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0। बेटा अगर मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया थीटा डिग्री पे तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे जो फोर्स है, अगर बॉडी कहीं पे भी, मैंने मान लिया कि बॉडी यहाँ पे, तो बॉडी पे तो हमेशा कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। बेटा बॉडी पे कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस एम जी। माइनस एम जी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो जब भी हम लोग मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे तो मोशन इन ए प्लेन में दो कंपोनेंट से ब्रेक करके आप लोग सॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाइए, उसके बाद वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और जो भी पैरामीटर्स आपसे पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ए से बी तक पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, उसी तरीके से रेंज की बात करें, मैंने कहा कि पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल ऑफ टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्ट रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। कि आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितने कवर किए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब उसके बाद हमने कहा कि मैक्सिमम हाइट, याद देखिए यहाँ पे अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इस ड्यूरेशन में ये जो हाइट आई, वर्टिकल हाइट, ये क्या है आपकी मैक्सिमम हाइट। तो मेरे से ये पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये सिंपल से आपके फॉर्मूलेस हैं बेटा, इसको याद रखिएगा। सिंपल फॉर्मूलेस पे आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल से हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपने कहा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पाथ कैसा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक। तो यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बेटा, जैसे सिंपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज द रेंज। यहाँ पे अगर मेरे को रेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश का मतलब क्या, यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ax को कॉमन ले लूंगा, ax को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन a अपॉन b।
तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका रेंज। सिंपल कंपैरिजन से आप लोग निकाल लेंगे कि हाँ रेंज का फॉर्मूला क्या आने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब हम लोग चले रिलेटिव मोशन में। अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन, तो रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने कहीं अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन बेसिक फॉर्मुलेस क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि रिवर बोट प्रॉब्लम, ये रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में वी आर स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, आपने एक मैन था या बोट था, वो इस डायरेक्शन में आपने जंप किया, इसका मतलब वी बी आर। ठीक है, मैंने कहा ये थीटा एंगल है। ठीक है, और ये इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल डी। बेटा इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल डी। अब देखिए वीवीआर, वीवीआर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बेटा कितना हो जाएगा वीवीआर साइन थीटा, और बेटा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा वीवीआर कॉस थीटा। तो हमें तो क्या पता है, वीवीआर मींस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, तो यहां से अगर मैं वीवी की वैल्यू निकालूं तो वीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन ऑफ रिवर स्पीड प्लस वेक्टर एडिशन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पर वी आर तो मेरे को पता है, लेकिन वी बी आर के देखिए दो कंपोनेंट्स आपने ब्रेक किए थे, तो इसको अगर मैं सिंपली अगर करना चाहूँ तो मैं कहूँगा रिजल्टेंट मेरा ये आ रहा है वी बी आर कॉस थीटा, और ये आपका आ रहा है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। इन दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो तो ये होगा, इसका मतलब ये मेरे को क्या मिल रहा है वीबी। लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बोट गिव्स वीबी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन आपको क्या देगी, वीबी देगी, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अब देखिए, अब मैंने कहा कि पार्टिकल ए से बी तक पहुंच गया, इसका मतलब ये इतना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। बेटा इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मैंने कहा कि पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पे लॉजिकली सोचूं तो पार्टिकल तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, साथ साथ में वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो जितना टाइम इसको वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करने में लगेगा। तो मैंने कहा कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली डिस्टेंस मतलब कि रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वीवीआर कॉस थीटा। मतलब कि वीवीआर कॉस थीटा के कारण ये क्या कर रहा है, डी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसलिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वीवीआर कॉस थीटा। ठीक है, इतने ही टाइम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, इसलिए ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बेटा कितनी है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल को कौन मूव करवा रहा है, ये वेलोसिटी है जो कि पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टी, और टी की वैल्यू क्या है, डी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो ये आपकी ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि मिनिमम टाइम कब लगेगा। अब सिंपल सा देखिए कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, टी की वैल्यू क्या है, इनवर्स रिलेशन विद कॉस थीटा, कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टाइम मिनिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब मेरे को रिवर को क्रॉस करना है तो मैं सिंपल इस डायरेक्शन में जंप लूं। अगर मैं इस डायरेक्शन में जंप लूंगा तभी मैं क्या करूंगा, मिनिमम टाइम ले सकता हूं। तो मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से t मिनिमम आ जाएगा, t मिनिमम आ जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि d ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी। अब सेकंड पार्ट पूछा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कब होगा, सिंपल अगर हम लोग कहें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब बॉडी का ये कोई ड्रिफ्ट वैल्यू ना है। ड्रिफ्ट नहीं होगा तो मैं कहूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होती है ना। तो मैंने कहा कि अगर ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 है तब ये क्या करेगा, पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होगी। ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकल गई, वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। बेटा आ गया समझ में।
ये सिंपल से थोड़े बहुत एक दो कैलकुलेशन, उतनी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आके पूछे गए रिवर्स बोर्ड प्रॉब्लम। जब भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करके दूसरे वाले में ऐड कर दो। और हमेशा वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वेलोसिटी को आप लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसको उल्टा करेंगे और दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। और मैंने रिलेटिव मोशन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, फोर्स, टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि जहां पे मेरे को टाइम निकालना हो या दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको जैसे पता ही है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक और क्या रिलेशन आता है, फोर्स इज इक्वल टू v रिलेटिव इनटू dm अपॉन dt। सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो हमारे क्या आ जाएगा, mdv अपॉन dt। mdv अपॉन dt मेरे को क्या देगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैंने कहा कि आपका मास वेरिएबल है तो जो कि हम लोग यूज करते हैं बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग कहां पे यूज करते हैं, प्रोजेक्ट रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन आपका बेटा मास वेरिएबल के कारण ही आपका इसको एक इंपल्स मिलता है जिसके कारण आप थ्रस्ट के कारण ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन आपका इस मास के वेरिएबल के कारण पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके कारण इसको इंपल्स मिलता है या हम लोग कह लेंगे सिंपल थ्रस्ट मिलता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पे वेइंग मशीन। अगर मैं वेइंग मशीन की बात करूं तो वेइंग मशीन याद कीजिएगा कि वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन it always measure normal। बेटा वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल को मेजर करती है, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल को मेजर करती है। तो याद कीजिए हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जर्वर जहां पे भी बैठा हुआ है, अगर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, इसका मतलब वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीजों का एनालिसिस कर रहा हूं तो स्यूडो फोर्स क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको लगेगा कि उसमें एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। और वो स्यूडो फोर्स क्या है, जो भी ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने क्यों अप्लाई किया, टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग एक फिक्टिशियस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हमने नाम दिया स्यूडो फोर्स। तो वेइंग मशीन में याद कीजिए, वेइंग मशीन में जो लिफ्ट वाला एग्जांपल मेरे ख्याल से सभी को पता है। लिफ्ट वाले एग्जांपल में अगर लिफ्ट में अगर आप खड़े हैं और उसमें वेइंग मशीन रखा हुआ है तो ऊपर लिफ्ट जाएगी, नीचे लिफ्ट जाएगी या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, तो तीनों केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। मैंने पहला एग्जांपल लिया वेइंग मशीन पे, अगर आप खड़े हैं, वेइंग मशीन पे आप खड़े हैं, ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर सभी चीजों को मेजर कर रहा है। तो मैंने कहा कि इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल और एक नीचे की तरफ लगेगा mg। तो जितना नॉर्मल ये लगा रहा उतना ही नॉर्मल ये भी लगाएगा। तो ये वेइंग मशीन बेटा किसको मेजर करेगा, वो तो नॉर्मल को मेजर करेगा। तो मैंने कहा कि ये रेस्ट पोजीशन पे है। पहला केस आपने क्या लिया कि जो लिफ्ट है वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। लिफ्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे होगी तो आपने क्या कहा, n इज इक्वल टू
mg। तो पहले वाले केस में जो नॉर्मल होगा वो mg, इसका मतलब वेइंग मशीन कितना मेजर करेगा, mg के इक्वल। सेकंड वाले केस में मैंने कहा कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ये बंदा खड़ा है और ये वेइंग मशीन है, ये ऑब्जर्वर है और ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा कि इस पे तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, इस पे एक लग रहा है नॉर्मल, लेकिन ये ऑब्जर्वर चीजों को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर जिसका एक्सीलरेशन a है, इसका मतलब ये क्या देखेगा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जो एक्सीलरेशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा तो बेटा वो कितना लगेगा, m into a। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस a। तो इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो मेरे को थोड़ा सा हैवी लगेगा, मतलब कि जो वेइंग मशीन मेजर करेगी वो वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। थर्ड केस मैंने ले लिया कि थर्ड केस में मैंने कहा कि वेइंग मशीन पे बंदा खड़ा है, वेइंग मशीन पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये लिफ्ट नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वर इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब m into a, और नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कि वेइंग मशीन लगा रहा होगा। इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो n plus ma is equal to mg, that means n is equal to mg minus a। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो वेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो जो वेइंग मशीन जो मेजर करके बताएगा वो mg से कम बताएगा। इसी केस में अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि if a is equal to g, अगर a की वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, n is equal to 0। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बंदे को क्या लगेगा, बिल्कुल वेटलेसनेस लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इफ एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू g से बड़ी है, अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू g से बड़ी है तो यहाँ पे पुट करके देखिए तो g माइनस a, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन g है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो क्या करेगा, सीलिंग से टकरा जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐसे ही केस हमारा किसके साथ होता है, रोप के साथ होता है। कि मान लीजिए आप रोप पे लटके हुए हैं और रोप पे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि मैं रोप पे लटका हुआ हूँ, मैं रोप पे हूँ, मैं रोप पे लटका हुआ हूँ और यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे हूँ, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो mg के इक्वल होती है। सेकेंड केस में ये रोप है और रोप पे मैं क्या कर रहा हूँ, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हूँ, इस केस में टेंशन की वैल्यू mg प्लस a होती है। अब थर्ड केस में ये रोप है और मैंने कहा कि ये बंदा है और ये क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इस केस में टेंशन की वैल्यू g माइनस a होती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि किस और पर्टिकुलर केस में जो रस्सी है वो आपकी ब्रेक हो सकती है, रस्सी कब ब्रेक होगी, जब टेंशन की वैल्यू ज्यादा हो जाए। और टेंशन की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, इस वाले केस में। इसलिए जब हम लोग रस्सी पे ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, जो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखते हैं कि हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा ना हो जाए। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हो सकता है ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, और जैसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। चलिए, यहां तक चीजें हो गई। उसके बाद थोड़ी सी स्प्रिंग के बारे में बात कर लें। अब स्प्रिंग के बारे में देखें तो स्प्रिंग में हुक्स लॉ ने क्या बताया था। स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग है, ये मैंने कहा मास है, इस पे फोर्स आपने इधर लगाया, इसका के कांस्टेंट है जिसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एलोंगेट हो गया, एलोंगेट होने के बाद यहाँ पर आ गया, ये नेचुरल लेंथ से मैंने कहा ये x डिस्टेंस गया। तो जब मैं स्प्रिंग को एलोंगेट करता हूँ अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ ने क्या कहा कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को एलोंगेट या कंप्रेस किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है। इसका मतलब माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अगर मैंने इसको एलोंगेट किया तो अंदर की तरफ लगेगा, अगर मैंने इसको कंप्रेस किया होता तो ये स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ। के क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, x इज ऑलवेज measured from natural length। x is always measured from natural length। x को हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है। चलिए, यहां तक हम लोग आ गए। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में ध्यान में रखिएगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ आपकी कितनी है, स्प्रिंग की लेंथ मैंने कही L0 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ये स्प्रिंग की लेंथ जो L0 दी हुई है ये क्या है, नेचुरल लेंथ। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें हम लोग कहते हैं K is inversely proportional to natural length, that means K into L0 is equal to constant। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया, एक की लेंथ आपकी L1 थी और दूसरे की लेंथ L2 हो गई, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K into L0। तो यहाँ से हम लोग K1 K2 जो भी चीजें पूछी जा रही हैं उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए फिर इसका आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, एक स्प्रिंग है, एक और दूसरी स्प्रिंग है, इस पे F फोर्स लगाया, इसका K1 कांस्टेंट था, इसका K2 कांस्टेंट था। मैंने कहा कि दोनों स्प्रिंग को हटा के एक मेरे को नया स्प्रिंग लगाना है तो उसकी K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखिएगा जब सीरीज में लगाते हैं तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये स्प्रिंग यहाँ पे F फोर्स लगाऊं, ये K1 है, ये K2 है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। और एक ये एग्जांपल, ये स्प्रिंग है, इसके बाद ये मास लगा हुआ है, इसके बाद ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये सिस्टम में बेटा कैसा है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, K1 प्लस K2। सिंपल इसको ऐड करते हैं जैसे कैपेसिटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और आगे चलते हैं। स्प्रिंग फोर्स में बेटा एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग जितने भी स्प्रिंग कंसीडर करते हैं, सभी स्प्रिंग को हम लोग क्या मानते हैं, मासलेस। अगर स्प्रिंग अगर आपका मासलेस है बेटा, अगर स्प्रिंग अगर आपका मासलेस है तो मासलेस स्प्रिंग पे एक चीज का ध्यान में रखिएगा, मासलेस स्प्रिंग पे पॉइंट पे, मासलेस स्प्रिंग पे हर एक पॉइंट पे जो FSP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी मासलेस स्प्रिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूं एडवुड मशीन, मैंने कहा कि आपकी पुली है, दो मास रखे हुए हैं, ये M2 है, ये M1 है, और मैंने कहा कि M1 इज ग्रेटर देन M2। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है तो इधर मूव करेगा, दोनों का एक्सीलरेशन ये होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इनटू G। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू G। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और ये कौन सा कंडीशन है बेटा, ये एडवुड मशीन है। ये क्या है, एडवुड मशीन। एडवुड मशीन में ये जो आपका पुली है वो आपका फिक्स्ड है, पुली मूव नहीं कर रहा। अब हम लोग थोड़ा सा पुली कांस्टेंट की बात करें, मैंने कहा ये m1 मास है, ये m2 मास है, और ये आपका क्या है, पुली ऊपर की तरफ जा रहा है VP से, ये जा रहा है VA से, ये जा रहा है VB से। तो पुली कांस्टेंट में VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लोगों ने पॉइंट मेथड से भी किया था। बेटा यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया NLM तक का। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो एक अभी मैं लॉन्च करूंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन से पार्ट उठाएंगे, फ्रिक्शन से लेके अप टू रोटेशन, SHM एंड वेव। उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग करेंगे हीट, थर्मोडायनेमिक, ग्रेविटेशन, KTG, ये वाला पोर्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा 12th का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, EM वेव्स। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होगा उसमें हम लोग रखेंगे ऑप्टिक्स, YDSC, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हाफ एन आवर के ऐसे ही 3-4 वीडियो और लगाऊंगा जिसमें आपके क्या हो जाएंगे, पूरी कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये शॉर्ट वीडियो पढ़ने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने में आसानी होगी। हाँ, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूले को रिवाइज करने में आसानी होगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।